कि जब भी तीफी भट्ट साहब का कोई भी इंटरव्यू सामने आया है उन्होंने हमेशा पुलिस को टारगेट किया। इसकी क्या वजह? कि इन दुश्मनियों को बढ़ावा देने में पुलिस का एक खासा किरदार रहा और नेगेटिव रहा। आपने एक स्टेटस लगाया था खुरम भाई कि एक पुलिस ऑफिसर है वो फैमिली समेत आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, कि ये दुश्मनी जो है अमीर बलाश टीपू के घर से निकल के ये लखों डेढ़ तक चली गई, बिल्कुल चली गई। और उसमें वो तीफी भट्ट ग्रुप को इंतहाई बुरा भला भी कहते थे कि कैसर भट्ट मेरे घर में आया था और इसने कहा था कि बलाज के साथ सुलह ना करना, ये मुनाफिकत की सुलह है। कैसर भट्ट वर्सेस तीफी भट्ट है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मुबादिन हज़रात, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। लाहौर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इंतज़ामिया कैसे काबू पा रही है, CIA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं और IG पंजाब की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार खुरम पाशा साहब आए, इसी पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। काफ़ी सुलह की जानिब चैम गोइयाँ होना शुरू हो गई हैं, तो ये क्या समझते हैं अब मीर फतेह और कैसर भट्ट सिलेंडर करेंगे? शराजी भाई इस बात का तो आइडिया मुझे फ़िलहाल नहीं है कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन अगर ये बात होना शुरू हो गई है और ये वाज़ेह बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि अब इस दुश्मनी का ख़ात्मा हो और अमन की तरफ जाना चाहिए, सुलह होनी चाहिए, और कब तक ये लाशें गिरती रहेंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत रुझान है। और अगर अल्लाह पाक चाहे ऐसा हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी फतह होगी उन लोगों की कि जो मुखलस होके ये चाहते हैं कि यार इन घरानों में जो है ना कदूरतें दूर हों, दुश्मनी ख़त्म हो और आगे जो नस्ल है अब वो इसका शिकार ना हो। तो इसकी तो मैं आपके चैनल के थ्रू भी ये रिक्वेस्ट भी करूँगा उन सब लोगों से भी कि यार आगे बढ़ें, इन दुश्मनियों को हम अपना वो क्या कहना चाहिए चूरन बेचने के लिए इसको इश्तियाल ना दिलाएं, किसी को इंतशारी बात ना करें और इस जानब लेके जाएं, क्योंकि जिन पे बीती है ना, जिन पे ये सदमे गुजरते हैं, जिनके घर में ये दुख आता है, जिस तकलीफ़ और कर्ब से वो लोग गुजरते हैं ना शराजी भाई, वो आप और मैं महसूस नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं मैं बड़ा दुख का इज़हार हुआ था। तो जिनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, ये कभी उनसे पूछा जाए कि उनके घर में क्या क़यामत होती है, तो आप भी, मैं आपसे भी, आपका माशाल्लाह आप इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने नाज़रीन को हक़ाइक़ दिखाएँ, ऐसी ख़बरों से उन्हें आगाह करें कि जो उनके नॉलेज में इजाफा करती हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या इसमें चल रहा है, बताना चाहिए। बट कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रोग्राम ना करें कि जिससे इस दुश्मनी में मज़ीद इंतशार पैदा हो, क्योंकि अब इस दुश्मनी के जो असरात है ना वो अल्लाह ना करे, देखें जवेद भट्ट साहब के कत्ल के बाद जिस अंदाज में उन्हें कत्ल किया गया, अब जब रोड्स के ऊपर ये कत्ल होना शुरू हो जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है? वहाँ से आप भी गुजरोगे, मैं भी वहाँ से गुजरूंगा, हमारा कोई प्यारा गुजर सकता है, एक आम शहरी और भी गुजर रहा होगा, तो सर कोई भी निशाना बन सकता है। वो कहते हैं ना कि इतने राहगीर मारेंगे जी। और ऐसे मामलात में, और इसमें मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि जब टीपू ट्रकों वाला मरहूम पर कत्ल वो हमला होता है अवाने अदल में, उसमें बेगुनाह राहगीर भी मारे गए थे 2003 तो अब इसलिए हर शख्स को ये चाहिए कि उस जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और अमन के लिए सुलह की बात करें और इस बात के लिए दुआ गो हो हर बंदा कि ये सुलह हो जाए। आज तो एक YouTube चैनल पर तीफी भट्ट साहब का इंटरव्यू भी चला हुआ इस रिकॉर्डिंग में, और उन्होंने बड़ी सारी बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जवेद भट्ट साहब के कत्ल पर अभी बात नहीं करूँगा, आप पता करें कि ये लड़ाई बलाज वाला कत्ल किस वजह से हुआ। देखिए उसमें जो बात एक तो फिर वही आ जाती है कि अब जिस तरह नामजद किया गया उस मुकदमा में जवेद भट्ट साहब वाले में कैसर भट्ट और मीर फतेह को, इसमें एक अमीर फतेह का भी वीडियो बयान सामने आ गया, उसमें कैसर भट्ट का भी वीडियो बयान आया जिसमें दोनों ने इस बात से इनकार किया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, अच्छी बात है, बट वो बेगुनाह हैं, वो समझते हैं वो शामिल नहीं है, उन्हें जानबूझ के इस बात में फंसाया गया है, तो उन्हें फिर शामिल तफ्तीश होकर अपने आप की अपनी सफाई में बात करनी चाहिए। जिस तरह यही बात मैं तीफी भट्ट के बारे में भी कहा करता था कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि उनका बलाज के कत्ल से कोई तल्लक नहीं है तो उन्हें शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा।
ये तो है अब कानूनी मामला। दूसरा फिर वही बात है कि जब तक वो मेन शूटर्स नहीं पकड़े जाते जिन्होंने ये मारा है, और वो टीम के लोग जो इर्द गिर्द पुलिस ने कुछ जो रेंज में आ गए, बस मैं इतना कहूँगा कि जो रेंज में आ गए, तो वो लोग जब तक नहीं ये बताते कि किसने भेजा, किसने कराया, कौन था कौन नहीं था, तो बाकी फिर जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से ये अब हम कह दें कि वो कैसर भट्ट ने ही किया है या वो एक थर्ड पार्टी ने ही किया है, तो उसके लिए मुनासिब यही है कि तफ्तीश के में क्या चीज़ें सामने आती हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो इसमें जो इंटरव्यू हुआ है इसमें तिफी भट्ट साहब ने ये भी कह दिया है कि अगर मेरे पास इतनी दूर बैठे हुए ये प्रूफ आ गए हैं कि जो पिस्टल किसने लेके दिया और कहाँ प्लानिंग हुई और कौन कौन से शूटर किस किस जगह पर गए और कौन सी गाड़ी साथ थी, तो क्या पुलिस इसमें जो है वो अभी तक पता नहीं करा सकी। तो यहाँ पर एक और भी मेरा सवाल है आपसे कि जब भी तिफी भट्ट साहब का कोई भी इंटरव्यू सामने आया है उन्होंने हमेशा पुलिस को टारगेट किया, इसकी क्या वजह? ये तो वही बात आ गई जो मैं हमेशा करता होता हूँ कि इन दुश्मनियों को बढ़ावा देने में माजी में पुलिस का एक खासा किरदार रहा और नेगेटिव रहा, ठीक है। और ये बात अगर वो दूसरी दफ़ा उन्होंने पुलिस के हवाले से बात की है तो बिल्कुल की है, क्योंकि वो भी इस चीज़ को भुगत रहे हैं, उन्हें भी इस चीज़ का इल्म है कि कौन सा अफसर दोनों कैंपों से क्या क्या फ़ायदा उठाता रहे, तो उनसे बेहतर कौन जानता है उस चीज़ का, तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। बिल्कुल तो वो ये बात में वज़न इसलिए है कि इसमें हमेशा से पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा है और चंद अफसरान का, मैं नहीं कहता सारी पुलिस का ही। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी आपने जो बात की थी कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती जा रही है, उन तमाम अफसरान को वार्न कर दिया गया सख्ती के साथ, अच्छा, कि जिनके बारे में ये शुबा था कि ये इन ग्रुपों के लिए सहूलतकारी करते हैं, दोनों ग्रुपों के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, दोनों ग्रुपों के लिए सहूलतकारी का काम करते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं, उन्हें वार्न कर दिया गया है। और ये इत्तला भी मेरे पास है कि कुछ ऐसे अफसरान जिन पर बहुत ज़्यादा इस बात का शुबा था कि इनका किस किस के साथ क्या तल्लुक़ है, तो उन्होंने जाके आला अफसरान को अपनी सफाइयाँ भी पेश की हैं, यकीन दहानियाँ कराई हैं कि जी हमारा कोई राब्ता नहीं, हमारा कोई तल्लुक़ नहीं चीज़ से। आपने एक स्टेटस लगाया था खुरम भाई कि एक पुलिस ऑफिसर है वो फैमिली समेत आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, ये क्या सीन है? देखिए, जब फास्ट ट्रैक पे पासपोर्ट अप्लाई किया जाए, अच्छा, उसका क्या मकसद होता है फैमिली समेत, तो बस किसी मसलहत के तहत मैंने नाम नहीं लिया था, बहुत सारे लोग समझ भी गए हैं, काफी ज़्यादा लोग समझ गए हैं। ये भी मैं इशारा दे देता हूँ कि 4 बच्चे और मियाँ बीवी वो जो थे 6 लोग थे, इनका फास्ट ट्रैक पे पासपोर्ट अप्लाई हुआ है, अच्छा, तो वो उसका मकसद क्या हो सकता है, कितनी जल्दबाजी, इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है? शायद उन्होंने उम्रे पे जाना हो, तो मैंने यही कहना बैरून मुल्क रवानगी, तो वो उम्रे के लिए भी जाएं तो बैरून मुल्क ही जाना है ना, मुल्क से तो बाहर ही जाना है ना। ये बात ठीक है। तो इसी इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं कि वो बड़ा इस बात पर जोर दिया गया कि आप सुलह कर लें और आप ये एक कदम बढ़ाएं सुलह के लिए, तो आगे से भट्ट ने ये कहा कि मैंने हमेशा सुलह के लिए मैसेज दिया है, तो क्रिटिसाइज़ किया गया इस पे और यानी कि डिफ़ाल्टर करार दिया गया उनकी जानिब से कैसर भट्ट को। जी बिल्कुल शराजी भाई, जहाँ तक सुलह की बातें हैं वो टीपू ट्रकावाला मरूम की ज़िंदगी में भी कोशिशें होती रहीं, टीपू ट्रकावाला के कत्ल के बाद भी होती रहीं, और इसमें मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो वो पोशीदा रखी है तिफी भट्ट की तरफ से कि उनकी बलाज के साथ खुद गुफ्तगू होती रही है टेलीफोन पे। ये इस टॉपिक पे बात नहीं हुई है, तो आम होती रही है कि मतलब काफ़ी हद तक जो सुलह के मामला थे वो क्लोज हो चुके हुए थे। जी जी बिल्कुल। तो फिर बदकिस्मती है कि वो ना हो सकी, तो इसमें कोई शक नहीं कि माजी में भी सुलह की कोशिश होती रही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उन लोग कुछ ऐसे होते हैं हर तरफ, बिल्कुल, कि जो इंतशार पसंद होते हैं वो सुलह नहीं चाह रहे होते। और देखें सुलह ना होने के नुकसान हैं, उनका रिज़ल्ट रोटी चढ़ रहा होता है। हाँ, तो वो अब भी अगर एक चीज़ उन्होंने आपने इंटरव्यू में सुनी होगी कि ये बात नहीं कि मैंने सुलह नहीं कर दी। उन्होंने कहा कि अभी मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रीन सिग्नल है उनकी तरफ से कि वो आज भी उस मुकाम पर हैं कि वो चाह रहे हैं कि ये लड़ाइयाँ ख़त्म हों। हालांकि काफ़ी एग्रेसिव तबीयत के मालिक हैं बोलते हुए, लेकिन वो आप उनकी सारी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, उसमें कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं था कि जिसमें ये
उन्होंने कहा वो कि जनाब मैं सुलह नहीं चाहता, मैंने लड़ाई चाहता हूँ और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मेरा बिनोई कत्ल हुआ है तो मैं ये ऐसी कोई बात नहीं की। मजबूत असाब के मालिक के बंदे की यही निशानी है। और मैं उसकी अगर आप इंटरव्यू जो आपने सुना होगा, वो इंटरव्यू क्या है, टेलीफोन टॉक जो सुनी आपने, उसमें बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने, शाहिद भाई ने वो सारी गुफ्तगू की है, बड़े तहम्मुल के साथ उसमें उन्होंने गुफ्तगू की है। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें शाहिद भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं और जिस तरह उन्होंने रिक्वेस्ट की है इसी तरह होना चाहिए कि हम सबको मिलकर इस चीज़ के लिए आग को ठंडा करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा ताकि ये बात सुलह की तरफ जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। तो इससे पहले मैंने कल परसों देखा कि आमर साहब हैं कोई रिपोर्टर, उन्होंने भी ये बात की है कि ये सुलह बलाज के मरने के बाद भी ये सुलह ऑलमोस्ट चल पड़ी थी बात। और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की जो मेरे मानने में नहीं आ रही कि उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए किसी कनाडा में बैठे इश्तिहारी ने बात की टीवी बट से कि भाईजान वो मेरा बड़ा भाई छोटा भाई है मीर मौसब, तो अब वो मेरा भाई है, आपने ख्याल करना है कोई उनका नुकसान ना हो, तो 50 करोड़ रुपये आप भेज दें। तो भट्ट साहब ने ये कहा बकौल आमर साहब के 50 करोड़ रुपये आप भेज दें। तो आगे से भट्ट साहब ने ये कहा है कि क्या बलाज की वालदा बयान देगी, तो उन्होंने कहा आप पैसे भेजें, वो मैं वीडियो कॉल पे आपकी बात करवाता हूँ। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई 50 करोड़ की दोनों घरों में कोई वैल्यू है। मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन बहरहाल अगर वो हमारे बड़े सीनियर हैं, भाई हैं हमारे आमिर मिर्ज़ा साहब जिन्होंने बात की है, हो सकता है उनके पास कोई ऐसी मालूमात हो। हाँ, इस चीज़ को तो वो डिफ़ाइन बेहतर कर सकते हैं, ना मेरे तक ऐसी कोई मालूमात है और ना ही मैं ऐसी कोई बात करूँगा कि कोई ऐसी कोई लेन देन की बात हुई है। और दूसरी बात है कि जिस वक्त बलाज कत्ल होने से अब तक एक्चुअली आपने देखा होगा, जो मेरे नॉलेज में चीज़ है, हर किसी का अपना एक सोर्स है, अपना एक सिस्टम है कि सुलह वाली बात वाला तो सीन ही कोई नहीं चला। और मसलसल जो है ना वो एक लड़ाई जो थी, और इसमें आप देखें वो मुकाम आ गया जो चीज़ आज से कुछ अर्सा पहले मैंने की थी कि उनके इंटरव्यू से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि तोपों का रुख जो है वो कैसर भट्ट की तरफ है अभी तक, ठीक है। और ये चीज़ मैं यही कह रहा था कि ये दुश्मनी जो है अमीर बलाज टीपू के घर से निकल के ये लखों डेढ़ तक चली गई, बिल्कुल चली गई, नो डाउट अबाउट दैट। आपने इस सारे टेन्योर में जब से बलाज कत्ल हुआ है, आपने कभी अमीर मौसिफ का बयान नहीं सुना होगा, आपने कभी अमीर फतेह की कोई बात नहीं सुनी होगी। ये पहला एक उसका वो वीडियो बयान आया है कि जिसमें वो उसने अपनी सफाई बयान अपने आप को डिफेंड, उसका हक बनता है, बिल्कुल उसे देना चाहिए बयान। सोशल मीडिया का दौर है ना खुरम भाई, अपना वो जो है हक क्या उसका दिया बयान। लेकिन इससे पहले उन दोनों भाइयों की तरफ से कोई एक फिक्रा भी किसी ने नहीं सुना होगा कि जिसमें उन्होंने कोई इंतशारी बात की हो, उन दोनों भाइयों ने कोई धमकी वाली बात की हो। लेकिन कैसर भट्ट की तरफ से स्टार्ट से लेकर अब तक ये जावेद भट्ट के कत्ल होने तक उनकी तरफ से एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे, गोला, ठीक है, और वो बड़ी जारहाना ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें वो तीफी भट्ट ग्रुप को इंतहाई बुरा भला भी कहते थे। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने बात की थी कि अब ये जो दुश्मनी है ना, अब वो चली गई है लखों डेढ़ तक। अब कैसर भट्ट वर्सेस तीफी भट्ट है इस वक्त, ठीक है। और इस सारी सूरत हाल में भी आज जो तीफी भट्ट ने अपना जो उनका ऑडियो बयान सामने आया शाहिद भाई के साथ गुफ्तगू करते हुए, उसमें आप देख लें उन्होंने कोई अमीर मौसिफ के बारे में बात नहीं की, अमीर फतेह के बारे में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की। हाँ, एक जगह जिक्र ज़रूर किया उन्होंने जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पिस्तौल कहाँ से ख़रीदे गए, लड़के कहाँ से, वहाँ उन्होंने एक जगह अमीर फतेह का नाम लिया है, लेकिन मौसिफ के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और जिस तरह उन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में एक बड़ी जारहाना उन्होंने भी ज़बान इस्तेमाल की थी टीपू फैमिली के हवाले से, आज उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की और इंतहाई तमल से सारी बातें की, जबकि आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है उनके घर का, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई में। वो कोई छोटी बात नहीं थी जावेद भट्ट का कत्ल, वो बहुत एक अहम उनके घर का फ़र्द थे और सारा मामला तो पता ही है सारे आप, और इसमें बेशुमार बातें भी हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि अगर तहम्मुल से और बुर्दबादी के साथ काम किया जाए तो इसके को मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। और उसमें फिर मेरी ये दरख्वास्त आपके चैनल के थ्रू भी यही है कि सब भाई मिलके इस बात को, इस कैंपेन को आगे लेके चलें कि हम अमन की बात करें और इन ग्रुपों को सुलह की तरफ लेके जाएं। एक बात इसी इंटरव्यू में या वॉइस रिकॉर्डिंग जो आई है सामने तीफी भट्ट साहब की,
उन्होंने ये कहा कि बच्चू पहलवान का इंटरव्यू मैंने भी किया। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास आया था वो अतीक सिंधु जो साबका डीएसपी हैं, उन्होंने कहा था कि तिफी भट्ट का ये मैसेज है कि मैं गोगी भट्ट को मरवा देता हूँ। तो आगे से आज जो तिफी भट्ट का बयान है उसमें कहा कि मैं अपनी चीची का जो है ना वो नाखून भी नहीं किसी को दूंगा। ये तो इसमें बड़ी क्लियर बात है, इसमें बहुत क्लियर बात है, इसमें बाम है कोई नहीं। अतीक सिंधु साहब माशाल्लाह जिंदा सलामत याद है, उन्होंने भी यही कहा कि वो याद है, तस्दीक करो इस बात की तस्दीक, क्योंकि ये बात मुंसलिक की गई है अतीक सिंधु, हाँ बिल्कुल डीएसपी साहब, तो वो बैठे हुए हैं। हाँ, और लास्ट टाइम भी उनका इस हवाले से एक क्लियर जो एक मौक़िफ़ था वो सामने भी आया था। कुछ और भी ऐसी बातें थी जिनमें अतीक सिंधु साहब का नाम दिया गया था, तो उसमें बाम कोई नहीं है। वो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, अतीक सिंधु रिटायर्ड डीएसपी को फ़ोन करे, उनसे पूछ ले, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, आप ज़रा गौर कीजिएगा इस पर। देखिए, इससे पहले बच्चू पहलवान ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो खालाजाद या फुफीजाद भाई हैं गोगी भट्ट, उनके लिए तो ये कहता था कि गोगी भट्ट को मैं मार देता हूँ, मेरे साथ सुलह कर लो। आगे तिफी भट्ट ने ये इल्ज़ाम लगाया कि कैसर भट्ट मेरे घर में आया था और इसने कहा था कि बलाज के साथ सुलह ना करना, ये मुनाफिकत की सुलह है। ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या इसमें कोई हक़ाइक़ होंगे? देखिए, इसमें भी अगर आप बच्चू पहलवान की बात करते हैं उसमें अतीक सिंधु बैठे, बिल्कुल। अब कैसर भट्ट के हवाले से जो बात सामने आई, दो बंदों का नाम उन्होंने कहा कि कुरान उठाओ, मुनाफिकत की सुलह ना करें, तो उन्होंने वो दो बंदे नॉमिनेट कर दिए, एक बिलाल जमशेद और दूसरा नईम शाह, बिल्कुल दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं। और ये नईम शाह जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये मैं आज तक मिला नहीं ना मैंने देखा, ये भी कुछ समाजी लेकिन सुना ये है कि जो लखोडेर कैसर भट्ट ग्रुप की सुलह और उधर सहेल शौकत भट्ट ग्रुप की जो सुलह हुई थी उसमें भी नईम शाह का बड़ा किरदार था। इट्स मीन कि वो एक पॉजिटिव इंसान है, जी जी, कि वो दुश्मनदारियों को ख़त्म कराने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो फिर नईम शाह भी बैठे, वो जो बिलाल दूसरा एक नाम लिया जमशेद, वो भी मौजूद हैं। तो इस बात की तस्दीक या तरदीद वो लोग कर सकते हैं, और उनकी बात से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आया जो बात तिफी भट्ट कर रहे हैं वो ऐसे ही है, उसमें तो बाम ही कोई नहीं है। तो जी अब आपका बेहद शुक्रिया सर। हर हाल में नाजरीन, हमारा मैसेज यही है कि अल्लाह ताला दोनों घरों को सब्र दे और परवरदिगार आलम करे कि ये इन लोगों की सुलह हो जाए और लाहौर जो है वो एक सेफ सिटी जैसे है और वैसे ही रहे। और एक बात आपको मैं चलते चलते यहाँ पर यह भी बता दूँ कि ये वाकई सेफ सिटी है और इसमें कोई गैंगवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये दो ग्रुपों के दरमियान एक लड़ाई है, एक इंसिडेंट हुआ है, एक कत्ल हो गया है, तो ये तो आम तौर पर भी होता रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सुतेले भाई ने साबका SHO को कत्ल कर दिया। ये मामला चलते रहते हैं दुनिया में, इसमें पुलिस इतनी मुतनाज़ा नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। इसी के साथ हमें गैंगवार का नाम नहीं, गैंगवार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसमें जो कामरान फैसल साहब हैं उन्होंने भी बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है कि ये गैंगवार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही।